हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहां से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। और सबसे खास बात, आज के लेक्चर में मैं कुछ सिली मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो आपको इन सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में आपकी ये मिस्टेक ना हो। और इसके साथ साथ कुछ और मिस्टेक्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में करते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फिर बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। और आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। एक ही बात है, तो हमने दो एप्लीकेशन पढ़ ली थी, ये थर्ड एप्लीकेशन है। क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एसिड क्या है। वैसे तो एसिड के बारे में बेसिक हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही। एसिड किसे कहते हैं? विच डोनेट H+। फिर भी एक बार मैं क्या करूंगा, आपको रिमाइंड करा दूंगा जल्दी जल्दी, तो आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ये वीक मोनोबेसिक एसिड मान लिया, तो ये वीक मोनोबेसिक एसिड क्या करेगा, टूट करके क्या देगा, H+ देगा और एक एनायन देगा A-, H+ और A-। अब आपको पता है यहां पे अगर मान लीजिए एक तो एसिड ये है, एक ये है, Hb है, तो ये दो एसिड दे रखे आपको, H+ और B-। अब HA स्ट्रॉन्ग एसिड है या HB स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, ना ही हम ये देख के बता सकते कि H+ को देख करके नहीं बता सकते क्योंकि इसका H+ और इसका H+ सेम है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसकी H+ की आंख बड़ी है, इसकी छोटी है, या इसकी नाक बड़ी है, इसकी छोटी है, या इसके कान छोटे हैं, उसके बड़े हैं। ऐसा तो नहीं बता सकते, ये पहले भी मैंने आपको सिखाया था। तो हम किसके किसके बेस पे बताएंगे? अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा H+ मिलेगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब H+ कब ज्यादा मिलेगा? जिसका इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा उसका क्या होगा, उसका H+ ज्यादा मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करेगा? दोनों में ये तो सेम कॉमन आयन मिल रहा है H+, अब किस पे डिपेंड करेगा? एनायन पे डिपेंड करेगा। तो अब देखो, एज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, एज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जिसका एनायन स्टेबल होगा, जैसे A- स्टेबल होगा तो हमेशा आपको पता है इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। कोई भी सिस्टम है हमेशा किसकी तरफ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ। देन इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, और इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड जाएगा तो आपको पता है तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसमें कोई डाउट है क्या? और Ka की वैल्यू, अब Ka क्या होता है? Ka आपको पता है, Ka इज इक्वल टू, Ka क्या होता है बताओ भाई, Ka बोलो क्या होता है? Ka आपको पता है, K इज इक्वल टू H+ की कंसंट्रेशन इंटू में A- की कंसंट्रेशन अपॉन Ha। ये होता है कि नहीं होता? ठीक। तो अब बताओ, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Ka की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। फिर आता है pKa, pK क्या होता है, pK इज इक्वल टू माइनस ऑफ log Ka। अब Ka बढ़ेगा तो माइनस log Ka घटेगा, यानी pK क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही pH की अगर बात करें तो pH भी क्या होगा, pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो माइनस लॉग घटेगा, उसका नेगेटिव हमेशा घटेगा, यानी pH घटेगा। ये आपको पता है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपको अच्छे से आता है। अब एक बात बताओ, यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए यहां से। अब देखो, हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लिखेंगे। देखो, अब मान लीजिए जिसका एनायन, जिसका कंजुगेट एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी हम डायरेक्ट लिख दें एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन। जो एसिड है उसका H+ हटा दो, जो एनायन बनेगा उसको कंजुगेट एनायन कहेंगे, और जिसके कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और आपको पता है एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, -M है और -I है, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, +M +I। ये अपने को पता होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ठीक, अब एक बात बताओ, हम एक बात और करते हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन होती है ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस भी होती है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल जितना रेजोनेंस शो करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मान लीजिए चाहे कैटायन है चाहे एनायन है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। ये आपको अच्छे समझ में आता है? तो हम क्या लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस लिख दो, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो आपको ये रिमाइंड हो गया वापस से, भाई ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, फिर से रिमाइंड करवा दिया, क्योंकि एक बार फिर मैं आज अच्छे से आपको कराना चाहता हूं ताकि आज आप कोई भी मिस्टेक इसमें ना करें। समझ आ रही बात? इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, आप इजीली ट्राई कर सकते हो। सिंपल सा एक ही फंडा लगाना है, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो आप सभी एसिड्स के क्या बना लो, H+ हटा करके एनायन बना लो, और एनायन बनाने के बाद एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। और एनायन की स्टेबिलिटी आप देख ही चुके हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? -M-I। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं? +M+I। तो अब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं और इन 5 में से मेरे अकॉर्डिंग आपके 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप एक बार वीडियो पॉज करो और 5 क्वेश्चन ट्राई करो, या एक काम किया करो, अगर वीडियो पॉज करके नहीं कर रहे हो मेरे साथ साथ प्लीज, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो कोशिश करो कि मेरे साथ साथ पहले ही कर दो। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, फिर जब मैं समझाता हूं तो उसको अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें आप सिंपल क्या करो, सारे H+ हटा दो और एनायन बना दो, तो ये एनायन आपके बनेंगे H+ हटने के बाद। ठीक, अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा होगा, वहां पे तो क्या है, ये तो RO- बना आपका। ठीक, चाहो तो उनको मत लिखो उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर बेशक मत लिखो, सीधा एनायन बना लो अलग से। तो जैसे ही आपने एनायन बनाया, यहाँ पे OH- और यहाँ पे आपका फिनोक्साइड आयन बनेगा, ये बनेगा, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3CO-। अब बताओ भाई सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है? ना इसमें रेजोनेंस है ना इसमें रेजोनेंस है, इन दोनों में रेजोनेंस होगा, यानी ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, और दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इनकी ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आप चाहे बना के देख लेना, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फिनोल के हमने बनाए थे वैसे ही बनेंगे। और यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको पता नॉर्मल रेजोनेंस से इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है, तो ये ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी 4th की सबसे ज्यादा, फिर 3rd की, और इन दोनों की कम होगी 1st और 2nd की। 1st और 2nd में बताओ, ये OH- है, ये RO- है, तो यहां से इसको ये क्या कर रहा है, +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो भाई एनायन को डिस्टेबलाइज करता है, और डिस्टेबलाइज करेगा तो सबसे कम स्टेबल यही होगा, सबसे कम स्टेबल यही होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो 1 वाला सबसे कम, 2 वाले की इससे ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? लेकिन एक बात मेरे ख्याल में अभी आपको याद होगी, हमेशा ये भी ध्यान रखना, वाटर जो है मेथेनॉल से कम एसिडिक होता है, बाकी सभी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। सभी अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होती है एक्सेप्ट मेथेनॉल। मेथेनॉल वाटर से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में मैंने आपको वहां पे डेटा भी लिखवाया था, वैल्यू भी लिखवाई थी pKa की, वो आपको याद होंगी, या एक बार रिमाइंड कर लो। बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, एक बार अच्छे से किया करो। तो इधर देखो, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में एनायन बनाओ, यहां पे एनायन बनेगा, यहां पे एनायन बनेगा, ये NH2- एनायन बनेगा, NH2 को लिख के दिखा देता हूं, NH2- बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, CH3+C-। अब सबसे स्टेबल एनायन कौन सा होगा, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होगा, रेजोनेंस वाला होगा। तो रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर इसमें चेक करो, फिर अब देखो, अब इन तीनों में कोई रेजोनेंस नहीं है, हम किसके बेस पे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। ये ऑक्सीजन का एनायन, ये नाइट्रोजन का एनायन, ये कार्बन sp का एनायन, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा,
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एनायन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। फिर इन दोनों में कार्बन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन sp3 से, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फोर्थ वाले की और थर्ड वाले की कम होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ठीक, इतने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, समझ आई बात? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, ये सल्फोनिक एसिड दिया है, फिर एसिटिक एसिड दिया है, फिर अल्कोहल दिया गया है, फिर फिनोल। तो आपको ये तो पता है ये अल्कोहल्स हैं, तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक तो कौन होंगे? एसिड होंगे। तो एसिड में सबसे ज्यादा कौन होता है? सल्फोनिक एसिड होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर तो आ गया सल्फोनिक एसिड का, सेकंड आ गया आपका किसका? एसिटिक एसिड का। ठीक, थर्ड किसका आएगा? एसिटिक एसिड का। और फिनोल का तो पता आपको, ये मैंने ऊपर करवा, इसमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों में बात की जाए, इन दोनों में जब एनायन बनेगा, इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा। तो फोर्थ वाला फिर थर्ड वाला, और जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। बात समझ में आ रही है? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे जो ये दिए गए थे मैंने, यहाँ पे क्या दे रहे हैं? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है ओपन चेन है, यहाँ पे आपके साइक्लिक दे दिए। ये फिनोल, ये आपका साइक्लोहेक्सेनोल, ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद एसिटिक, ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा, फिर इसमें फिनोल में, और ये अल्कोहल, ये फिनोल ज्यादा एसिडिक होगी क्योंकि यहाँ पे जो एनायन बनेगा ये रेजोनेंस में होगा। इसका एनायन कोई रेजोनेंस नहीं शो करेगा, बल्कि इसको यहाँ पे प्लस आई दे रहा है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो 1 वाला, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका 2 वाला, ये ऑर्डर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया। अब एक काम करो, फोर्थ क्वेश्चन तक हो सकता है आप सबके सभी ठीक हो, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, ये आपको समझना है। यहां पे क्या करेंगे आप? अब देखो, थोड़ी सी जगह बना के इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहां पे अगर बात की जाएगी, आप एनायन बनाओ, ये एनायन बनेगा, यहां पे CH3CO माइनस ये एनायन बनेगा, और यहां पे ये यहां पे बना देता हूं, ये देखो, ये ऐसा एनायन बनेगा। ठीक, अब ध्यान से समझना, बच्चे भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो कैसे होगा इस क्वेश्चन में। अगर बात की जाए, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, यानी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंपेयर करना पड़ेगा, सब जगह 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें अगर बात की जाए, यहां पे 0 इफेक्ट है, ठीक, और यहां पे क्या है? इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा। और यहां पे अगर बेंजीन की बात की जाए, तो बेंजीन इसको ऐसे प्लस एम देता है। समझ आ रही बात? बेंजीन क्या करेगा, इसको प्लस एम देगा ऐसे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन हो गया? 1, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया 1, फिर उसके बाद 2 क्योंकि प्लस आई है, और प्लस एम वाला सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो 3 सबसे कम एसिडिक होगा। समझ आ रही बात? लेकिन ऐसा नहीं होता है इस केस में। आपका एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे 3 आपका आगे आता है और सेकंड लास्ट आता है, यानी बेंजोइक एसिड एसिडिक एसिड से ज्यादा, एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। ये आपको याद करना है, या तो याद कर दो, या थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो। मैंने आपको ये बताया था, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम बहुत कम करता है। जो एसीटेट एनायन, ये एनायन जो है ना, COO माइनस एनायन, ये खींचने का बहुत कम काम करता है, यानी ये प्लस आई का काम करता है बेचारा खुद। अगर इसकी खुद की बात की जाए, ये प्लस आई का काम करता है, और यहां पे ये प्लस आई का करेगा, तो ये किसका करेगा? माइनस आई का, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। समझ आ रही बात? अब आप कहेंगे सर, अगर इसने बेंजीन ने यहां पे अगर माइनस आई का काम किया है, तो ये फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। बात तो आपकी सही है, लेकिन ये पैरेलल यहां पे प्लस एम का भी तो काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि प्लस एम का बिल्कुल नहीं करता है, करता है, लेकिन पैरेलल ये यहां पे ये ग्रुप प्लस आई का काम करके इसको क्या कर देता है? अपने रिस्पेक्ट में बेंजीन को माइनस आई कर देता है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। फिर मैं एक बार आपको बोल देता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसे आएगा, वैसे आएगा, वो बात वहां तक ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें, जितनी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बताई गई है, सारी आपकी पीके वैल्यू बेस्ड है। ऐसे डायरेक्ट बोलना ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके कारण, इसके कारण, मतलब हर जगह सही नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, आप इसको एक्सपेरिमेंटली मान करके एज इट इज याद कर लें। समझ आ रही बात?
ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की बजाय आप इस क्वेश्चन को याद कर लें। वैसे फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्लस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, ठीक। तो प्लस एम और माइनस आई दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं। प्लस एम काम कर रहा है इसलिए फॉर्मिक एसिड से वीक एसिड है, और माइनस आई ज्यादा काम कर रहा है, माइनस आई भी काम कर रहा है इसलिए एसिडिक एसिड से थोड़ा ज्यादा एसिडिक है। तो अब आप जैसे याद रखना चाहो रख लो, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, बेशक अपने कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, इनकी बात कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद उससे कम एसिटिक एसिड होगा। ये ऑर्डर एज इट इज आपको याद करना है। अब चाहे आप कैसे भी याद करें, इसको नोट डाउन करो, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आगे ये 3 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है 8th वाला, ये आपको अच्छे से करना है। बाकी ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, अगर आपको प्लस एम माइनस एम सीरीज याद है तो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ 6th क्वेश्चन से, आप मेरे साथ साथ देखना कैसे करते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन जो है इसमें है ना, सब में आप एनायन बना के देख लो, तो या सीधा चेक कर लिया करो। अब आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जहां पे लगा हुआ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सब में फिनोल दिया गया है, तो फिनोल में इस पे तो कुछ भी नहीं लगा, और यहाँ पे ये किसका काम करेगा, माइनस आई का काम करते हैं हेलोजन्स, भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं हेलोजन, ठीक। और यहाँ पे CH3 किसका काम करेगा, प्लस आई का। वैसे प्लस एच बोलते हैं, प्लस एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का काम करता है। आपको अभी है ना कुछ कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं कराऊंगा जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से आपका गलत हो जाए। अगर आप प्लस आई भी मान के चलेंगे तब भी आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाइपर कंजुगेशन समझने के बाद जब आप इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे तब आपके माइंड में हर एक चीज रहेगी कि हाइपर कंजुगेशन हमें कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस आई लगा दूं, और फिर आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के बाद दोबारा से जब आप रिमाइंड करें, सर ने तो यार यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बताया ही नहीं था, सर तो सही नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लिख देता हूँ और प्लस आई भी लिख देता हूँ। बात समझ में आ रही, प्लस एच और प्लस आई। अब नेक्स्ट क्या है, ये प्लस एम लगाएगा और ये माइनस एम लगाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, माइनस एम वाला। मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये करेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, फिर माइनस एम के बाद माइनस आई सेकंड वाले की, फिर इन दोनों की तो सबसे कम होगी, क्योंकि प्लस एम या प्लस एच क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज करते हैं एनायन को, और एनायन को डीस्टेबलाइज करेंगे तो उनके रिस्पेक्टिव एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो इनसे ज्यादा तो उसकी होगी फर्स्ट में जिसमें कुछ नहीं लगा, फर्स्ट। फिर इन दोनों में क्या, ये प्लस एम वो प्लस एच, तो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता, चाहे हाइपर कंजुगेशन हो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो। तो मेसोमेरिक इफेक्ट वाला सबसे कम स्टेबल होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, और थर्ड वाले की उससे ज्यादा हो जाएगी। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना चाहिए। देखो क्या दिया यार, सिंपल फिनोल दे रखे सब में, बस मैंने प्लस एम माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगा रखे हैं। जैसे पहला क्या है, माइनस एम है, ये भी माइनस एम है, ये माइनस आई का काम करेगा, ये माइनस आई का काम करेगा, ये OH ये प्लस एम का काम करेगा। देखो फिनोल में ये आपको ना देखना, फिनोल कॉमन देख लेना, सब जगह फिनोल कॉमन है। फिर ये ग्रुप क्या लगे हैं वो चेक करने, ये NH2 लगा, ये प्लस एम का काम करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो ऐसा देखने के बाद हमें समझ में आया कि माइनस एम जहां पे लगा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो माइनस एम 2 लगे हैं, किसकी पावर ज्यादा होगी, NO2 की, तो NO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट की। फिर प्लस एम वाले तो बिल्कुल डिस्टेबलाइज करेंगे कंजुगेट एनायन को, उनकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब इन दोनों में चेक करो, ये माइनस आई लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, तो ब्रोमीन की होगी तो ब्रोमीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि उल्टा ऑर्डर होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था नोट में, देखो फोर्थ वाला ज्यादा एसिडिक, फिर थर्ड वाला, और फिफ्थ और सिक्स्थ में देख लो प्लस एम 6 वाले की ज्यादा है तो वो कम एसिडिक होगा, उससे ज्यादा एसिडिक फिफ्थ वाला हो जाएगा। ये ऑर्डर आ जाएगा आपका, ठीक। अब अगर आपने यहां तक क्वेश्चन कर लिया और आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब कॉपी पेन बंद करो, मेरी तरफ देखना ओनली। अब क्या सिली मिस्टेक आप कर सकते हो वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। करें स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस चाहिए। अब देखो 8th क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट पेज पे अपने पास स्पेस कम था। अच्छे से समझना, इसमें हम मिस्टेक कर सकते हैं। अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपने को यहाँ पे फिनोल दिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल दिया, मेटानाइट्रोफिनोल दिया, पैरानाइट्रोफिनोल दिया। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है कि ऐसे दे देगा आपको और ये पूछ लेगा कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इनका pKa वैल्यू का ऑर्डर क्या है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, मोस्ट एसिडिक कौन होगा। फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है लिस्ट एसिडिक कौन होगा। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम pKa वैल्यू किसकी होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमम pKa वैल्यू किसकी होगी। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको इतना जोर देके समझा रहा हूं। अब आपको अच्छे से समझना है। देखो एक बार इधर, यहां पे अगर बात की जाए, सब में देखा आपने फिनोल लगा हुआ है, और अगर ग्रुप्स की बात की जाए, यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। यहां पे NO2 ऑर्थो पे माइनस आयन का काम करेगा, मेटा पे NO2 माइनस आई काम करेगा क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, और पैरा पे NO2 माइनस एम का काम करेगा। अब अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो यहाँ पे तीनों क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इनसे कम रहेगी तीनों से, तो 1 की सबसे कम होगी। इसमें कोई डाउट है क्या। अब इन तीनों में देखो, यहाँ पे -m, यहाँ पे -m और यहाँ पे -i, तो -m ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा एसिडिक होंगे, थर्ड वाला थोड़ा कम होगा, तो इन दोनों से थर्ड वाला कम होगा। अब कंपटीशन बचता है सेकंड और फोर्थ में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में। तो अब कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो यहाँ भी -m, यहाँ भी -m, और सेम ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे पैरा पोजीशन पे हो, -m की पावर सेम होती है, सेम लगता है। समझ आ रही बात। तो अब हम कैसे करेंगे, -m से जब हम डिसाइड नहीं कर पाते तो -i से करते हैं। NO2 -i का भी काम पैरेलल कर रहा है। तो अब देखो, ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग -i होगा या पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे डिस्टेंस कम है, तो जब हम क्या DNP रूल फॉलो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखा हमने, तो डिस्टेंस कहां पे कम है, ऑर्थो पोजीशन पे डिस्टेंस कम है, तो -i पावर ज्यादा लगेगी, -i पावर ज्यादा लगेगी, तो ये ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एनायन बनाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी सेकंड वाले की फोर्थ वाले से कम होगी, क्योंकि फोर्थ में -i की पावर कम होगी, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। ये ऑर्डर आ गया। अगर आपका ये ऑर्डर रहा है तो आपका ये ऑर्डर रॉन्ग है। समझ आ रही बात। और यहां पे लिख लेना, ये मिस्टेक नहीं करनी। क्यों, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक चीज भूल गए। क्या भूल गए, यहाँ पे जब हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं ना, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपको पता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद आ रहा है, और वो आपने शो नहीं की। समझ आ रही बात। तो ऐसे हम शो करते हैं इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट आप सही लगा रहे थे, लेकिन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका H+ नहीं निकलेगा, और H+ नहीं निकलता तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। होनी चाहिए थी ऑर्थो की ज्यादा, अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने देखा ही नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका H+ यहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहता है, जिसके कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। तो हम क्या लिख देंगे, ड्यू टू, अब यहां पे लिखना, अब इसका मतलब किसकी होगी, पैरा की ज्यादा होगी या ऑर्थो की ज्यादा होगी, पैरा की ज्यादा होगी। ठीक। तो यहां पे ऑर्डर ये इसकी बजाय ये हो जाएगा, फोर्थ की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर आपके थर्ड की, और फर्स्ट की सबसे कम। ये ऑर्डर आपका सही है। बात समझ में आई। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। आपसे यहां पे मैंने बोला था पीके वैल्यू का पूछ ले, तो पीके का क्या बता दोगे, 1 के सबसे ज्यादा, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फोर्थ का। एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक। मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ की, मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की, और मैक्सिमम पीके वैल्यू फर्स्ट की यानी फिनोल की, और मिनिमम पीके वैल्यू किसकी, फोर्थ की यानी पैरा नाइट्रोफिनोल की। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की किससे ज्यादा, किससे कम है, पैरा नाइट्रोफिनोल से। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। समझ आ रही बात। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन भी लिखना है, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कम एसिडिक होता है पैरा नाइट्रोफिनोल से ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया। अब यहां तक ठीक है। इसके बाद भी दिक्कत आएगी, दिक्कत अभी नहीं आ रही। आप क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स उठाएंगे, अब दोबारा से रिवाइज करेंगे। यार इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम भूल ही गए। बात भी सही है, अगर भूल जाते हो रिवाइज करना चाहिए। अब आप देखेंगे सर आपने वहां पे ये बताया था पैरा नाइट्रोफिनोल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है,
सही बात है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और पैरा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमने पढ़ा है। सही बात है। तो आप बोलेंगे सर वो कम एसिडिक होना चाहिए, इसमें तो और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन एक बात याद करो, मैंने आपको वहां पे ये भी तो सिखाया है, एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम चेक करते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, ना कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। याद आ रहा है, रिमाइंड हो रहा है अच्छे से। एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी आप चेक करेंगे उस टाइम ध्यान रखना है आपको, बेसिक लिख लो यहां पे नोट कि एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते टाइम अपने को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं करना। किसको करना है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। किसको कंसीडर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ में? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करना है, और ये मिस्टेक नहीं करनी। तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में भी आ सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ऑर्थो की या पैरा की? तो आप बोलेंगे ऑर्थो, पैरा नाइट्रोफिनॉल की। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की कम क्यों है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, पी के वैल्यू आ जाए तो पी के वैल्यू में किसकी ज्यादा होगी? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होगी किससे? पैरा नाइट्रोफिनॉल से। समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई, ये ध्यान अपने को रखना है। ठीक, और ये निशान है ना जो बीच वाले, ये जो आप बना रहे हो, इनको दूसरे कलर से बना लो ताकि नजर पड़ जाए उस पर किस साइड बनाया गया है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते टाइम हम ये ध्यान देते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल की चेक की जाती है कि ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। भाई हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, हम एक तो नाइट्रोफिनॉल ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक मॉलिक्यूल लिया जाता है। वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी आती है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में चेक की जाती है। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों में इंटरमोलिकुलर हो सकती है। ठीक, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ आ रही बात? तो इसलिए आप एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते टाइम एक ही मॉलिक्यूल लेते हो, और एक ही मॉलिक्यूल में हम ओनली इंट्रा कंसीडर करते हैं। इंटर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इंटर दो के बीच में होगी, दो से ज्यादा के बीच में होगी। बात समझ में आई? अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे आपको है ना केमिकल बॉन्डिंग के और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि आईआईटी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो देखो यहां पे अगर बात की जाए, अगर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो का या पैरा का? बोलो भाई। और यहां पे बात की जाए वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वोलेटिलिटी की। वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी? समझ आ रही बात? ऑर्थो की या पैरा की? ऑर्थो की या पैरा की? देखो जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, विस्कोसिटी, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, ये सब जब भी आप चेक करते हैं, तब उस टाइम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करते हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा इंट्रामोलिकुलर से ज्यादा इफेक्टिव होती है। बात समझ में आ गई? अब मैं बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये वाले आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा भाई? पैरा का। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर हमेशा पैरा के, वेपर प्रेशर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ रही बात? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। समझ आ रही बात? और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अब रीजन देखो, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट और पैरा का ज्यादा क्यों है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो उससे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। भाई होता क्या है, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, ये मॉलिक्यूल पास पास है, ये लिक्विड में है, इनको आपको दूर करना है। दूर करना ही तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, बॉइल हो जाए ऐसे, यही तो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, अगर इनमें आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इनको दूर करना मुश्किल होगा, और दूर करना मुश्किल होगा तो ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही बात? और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का 80 है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, और जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी बॉइलिंग वेपर प्रेशर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होगा। और वोलेटिलिटी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसके वेपर्स ज्यादा बने हैं, जिसके वेपर्स ज्यादा बने हैं यानी वो ज्यादा वोलेटाइल है। सिंपल सा फंडा है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे, यानी वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। सिंपल सा, या ऐसे समझ लो या वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग समझ लो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
इनऑर्गेनिक का भी रिवाइज करवा दिया, ऑर्गेनिक का भी रिवाइज करा दिया। अब अच्छे से आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये वेपर प्रेशर वाला, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी का पूछा हुआ है, आईआईटी 2007 का। ठीक, अब मैं दोबारा से आपको सिली मिस्टेक्स रिमाइंड करवा देता हूं आपकी। सबसे पहली सिली मिस्टेक तो ये है कि आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा कि -I से कर दिया। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखनी है इस कॉन्सेप्ट में। जब भी आपका नाइट्रोफिनॉल आ जाए तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है। बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, वोलेटिलिटी, सोल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सब आ जाए तो क्या याद करोगे? उस टाइम पे आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई करनी है। बात समझ में आ रही है? ये बातें नोट कर दो, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक मिस्टेक और बता देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है या पीके वैल्यू पूछा है, ये भी ध्यान रखना। यहां पे भी बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी सीली मिस्टेक आपकी हो सकती है। ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछा है या पीके वैल्यू का पूछा है, और रीजन आप क्या दे रहे हो। आपने एसिडिक स्ट्रेंथ पता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है? इंटर मत बोल देना, इंट्रा। तो ये सिली मिस्टेक्स आप कर सकते थे, ये नोट कर लो। ऐसी सिली मिस्टेक्स इस लेक्चर में हम और सीखेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों इजी क्वेश्चन है। सिंपल जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो लगाना है, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको एक बार ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो या मेरे साथ साथ ट्राई करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें तीनों में आपको फिनोल दे रखा है, ये सिंपल फिनोल। यहाँ पे फिनोल के ऊपर NO2 ग्रुप लगाया ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे 2 NO2 ग्रुप, और यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगा दिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे -M का काम करेगा, यहाँ दोनों जगह -M का काम कर रहा, या तीनों जगह -M का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपको पता है फोर्थ वाले की हो जाएगी, फिर थर्ड वाले की, और फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक बार सिंपल एग्जामिनर ने क्या कर दिया था, ये क्वेश्चन दे दिया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, ये पूछ दिया था इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है फोर्थ वाला है। और फोर्थ वाला आप जानते हो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या क्या बोल सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। पिक्रिक एसिड, याद आ रहा ना, दिस इज पिक्रिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था, कहां पे बताया था? अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था IUPAC में। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपने लिख दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 से ज्यादा 2 की, 2 से ज्यादा 3 की, 3 से ज्यादा 4 की। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बजाय आपसे पीके का भी पूछ सकता है, तो पीके का भी ध्यान रखना है आपको। मैं अलग कलर से इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार पीके का पूछ ले आपसे, तो ये भी ध्यान रखना है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 10th क्वेश्चन जो है ये लिखा मैंने, इसमें देखो, इसमें ये सारे बेंजोइक एसिड है, यहां पे कुछ नहीं लगा, यहां पे -M लगा, यहां पे भी -M लगा, और यहां भी -M लगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग -M होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो सेकंड वाला NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग -M, फिर थर्ड वाला CN, और फिर उससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ CHO की, और फिर सबसे कम एसिडिक होगा कौन? फर्स्ट वाला। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। पीके का लिखना है तो इसका उल्टा लिख देना, लेकिन ध्यान रखना पीके का ऑर्डर पेपर में अगर पूछा हो तो पीके का ही बताना, कहीं पे एसिडिक स्ट्रेंथ का बता दो। के का भी ऑर्डर यही आएगा, है ना। इसमें जैसे ये पूछ रहा ना आपसे, पीके का यही के का आता है, पीके और के और एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही बात है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट वाला देखो, सारे बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -I, यहाँ पे -I, ये आपका देखो, इसने देखो उल्टा लिख रखा है, ये फिनोल नहीं है, ये क्या है? बेंजोइक एसिड ही है। ये +M, ये +M। बच्चे क्या करते हैं, ये सर ये तो फिनोल दिया है, अरे मैं ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो क्या है, कौन है? COH है, ये बेंजोइक एसिड तो हुआ। ठीक, ये तो हाइड्रोक्सी क्या है, हाइड्रोक्सी और अमीनो क्या है, दोनों प्रीफिक्स है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट में देखो, इसमें क्या है, दो क्या लगा दिए, दो ग्रुप लगा दिए, तो ये -M का काम करेगा। एक COH में हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे H+ निकाल के, और दूसरे को हम क्या मान लेंगे, -M मान लेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा, तो -M वाला ही होगा, 6 वाला। फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है दोनों, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? भाई आपको पता है इनका ऑर्डर, भाई हैलोजेंस का ऑर्डर उल्टा हो जाता है, क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी तो सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर इसके बाद ये वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि वो दोनों क्या है, +M है, और +M सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, NH2, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम, और उससे ज्यादा फोर्थ वाले की, यानी OH वाले की। ये इतने आसान क्वेश्चन थे, ये लिख लो। 2-4 क्वेश्चन और इस पे अपने करने हैं, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन और हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे जो आपको अच्छे से करने हैं। देखो कैसे करने, एक बार मैं हिंट दे देता हूं। जैसे ये दिया आपको CH3NO2, इसमें इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है,
इसमें ये हाइड्रोजन की और इसमें ये हाइड्रोजन की, ये बता देंगे आप। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये अल्फा बीटा और गामा, 3 हाइड्रोजन है, अल्फा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है बीटा या गामा, उनमें बताना है आपको क्या ऑर्डर आएगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 दिए गए हैं, हाइड्रोजन 1 2 3, इनका ऑर्डर बताना है। इसमें आपको ये हाइड्रोजन को नेम दे दिया एक्स वाई जेड, आपको ये बताना कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा। इसमें भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ए बी सी 3 हाइड्रोजन दिए गए हैं, बना लेंगे। कैसे करना है एक बार देखो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ से H+ हटाओ, सीधा NO2 बनाओ, तो सीधा एनायन बनाओ, तो NO2 लगा है, -M का काम करेगा, ठीक, तो स्टेबलाइज करेगा एनायन को। यहाँ पे 2 -M लगे हैं, ठीक, यहाँ पे 3 -M लगे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, जहां पे 3 -M लगे हैं, तो थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड वाले की और फर्स्ट वाले की सबसे कम, क्योंकि वहां पे ओनली एक ही -M लगा है। ये तो सिंपल था, ठीक, कर सकते हैं इजीली। आप बना के देख लो ना यार, यहाँ पे एनायन बना लेना, रेजोनेंस करेगा वो NO2 के साथ, एनायन बना के देख लो, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप सिंपल है ना एनायन बना लो, ये बन सकता है, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। अब ये वाला जो एनायन बनेगा, ये दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, इस तरफ भी करेगा और ये इस तरफ भी करेगा, तो ये दोनों -M लगे हैं इसके, और इसके ओनली एक -M लगा है, और वो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, और वो रेजोनेंस नहीं कर रहा तो उसके ओनली -I काम करेंगे, तो सबसे कम एसिडिक तो होगा अल्फा वाला। फिर इन दोनों में बीटा और गामा में कौन होगा, बीटा वाला, और सबसे ज्यादा गामा वाला, क्योंकि गामा वाला 2 तरफ रेजोनेंस कर रहा है और इसमें एक तरफ ही रेजोनेंस है, यानी इसके एक ही -M ग्रुप लगा है, इसके 2 -M ग्रुप लगे हैं। बात समझ में आ गई। बस सिंपल एनायन बना के देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एनायन बना के देखो इस वाले केस में, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस एनायन के NO2 -M से खींचेगा, ठीक, इसके कोई ये इधर -I काम करेगा, ये भी इसके लिए -I काम करेगा, और यहाँ पे इसके लिए ये +M का काम करेगा इस एनायन के लिए। तो सबसे कम स्टेबल तो 1 वाला हो गया, उससे ज्यादा स्टेबल 2 वाला होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल 3rd वाला एनायन होगा। तो यही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। कर लेंगे ऐसे, ठीक है। 13 हो गया, 14। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, इसमें भी एनायन बना करके देखो, ये एनायन, ये एनायन। अब ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाले जैसा आपका। देखो इसमें क्या है, ये दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, ये इधर भी करेगा, ये इधर भी करेगा, ये ओनली एक तरफ रेजोनेंस करेगा। देखो ये -M ग्रुप है, CO -M ग्रुप का काम करता है, इसमें 2 -M लगे हैं, इसमें एक लगा है, और इसमें भी -M एक ही लगा है, लेकिन इसमें साथ में एक +I लगा है जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो देखो जहाँ पे -2 है, -M2 लगे हैं, वो सबसे ज्यादा एसिडिक Y वाला। फिर इन दोनों में X में और Z में एक -M लगा है, लेकिन इसमें +I भी लगा है, ये इसको Z वाले को डिस्टेबलाइज भी करेगा पैरेलल, तो Z वाला कम एसिडिक हो जाएगा X वाले से, तो ये इनका ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। समझ आ रही बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लो, इसमें एनायन बनाओ, यहाँ पे नाइट्रोजन पे एनायन बनेगा, यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप पे एनायन बनेगा। तो यहाँ पे एनायन जो बना, तो इसमें तो ये इधर रेजोनेंस करेगा, और इसमें ये इधर रेजोनेंस करेगा, और ये इधर भी रेजोनेंस करेगा, क्योंकि बेंजीन इसके लिए क्या काम करेगा, -M का काम करेगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो कौन करेगा, B वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर A वाला, और C वाला कहीं रेजोनेंस नहीं करेगा, वो सबसे कम स्टेबल होगा, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर थे आपके, एक बार नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो ऑर्थो इफेक्ट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, फिर नोट डाउन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यानी इसकी एप्लीकेशन देखनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। और यहां पे आप एक सिली मिस्टेक भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो और अब कॉपी पेन एक साइड में रख दो, क्योंकि समझना जरूरी है। नोट डाउन तो बाद में भी कर लेंगे, एक बार समझ में आ गया फिर हमें जिंदगी भर याद रहेगा। तो पहले समझो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। पहले लिखना ओनली applicable for aromatic कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहली बात तो क्या है, जहां पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वहीं पे आप अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी देखा, फिनोल देखा वहां पे भी अप्लाई कर दिया, हर जगह अप्लाई नहीं करना, ओनली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूं मिस्टेक कहां से होती है। देखो पहले आप समझ लो कि आप डायरेक्ट अगर आपने ऑर्थो इफेक्ट नहीं पढ़ा होता तो आप क्या मिस्टेक करते। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, मान लो आपको ये बेंजोइक एसिड बनाया,
ठीक, और एक और मैं बेंजोइक एसिड यहाँ पे बना रहा हूँ, और इस बार मैं क्या करूँगा, ये जो बेंजोइक एसिड मैं बना रहा हूँ ना, यहाँ पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने बल्कि ग्रुप लगा दिया, जैसे मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। ठीक है, समझ आ रही बात। NO2 लगा सकते हैं, CHO भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए, आप बोलेंगे सर दोनों में कॉमन क्या है, बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो क्या करेगा, कंजुगेट एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो आप बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तक आपने ऑर्थो इफेक्ट नहीं पढ़ा, ये बात सही नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आती है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ऐसा क्या हो गया, देखो हम जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से H+ को हटाते हैं, यहाँ पे एनायन बना लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे भी H+ को हटाते हैं, और यहाँ पे हम एनायन बना लेते हैं, ये बनता है अपना। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो इस एनायन की स्टेबिलिटी अपने को चेक करनी रहती है। अब देखो ये तो सिंपल, यहाँ पे होता क्या है, अब ये बेंजीन के प्लेन में है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये बेंजीन भी sp2, तो इसमें रेजोनेंस होगा, बेंजीन क्या करेगा, +m से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसको इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। अब इस केस में आप बोलेंगे ये तो सर इस केस में भी होगा, बेंजीन तो यहां भी देगा, बिल्कुल सही बात है, और साथ में मिथाइल ग्रुप भी सपोर्ट कर रहा है, तो यह तो और कम स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक्चुअल में देखो क्या होता है, जो COO- ग्रुप है, ये जो है, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप और जो मिथाइल ग्रुप है, दोनों बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप आपस में रिपल्सन करते हैं, तो रिपल्सन जब करते हैं तो रिपल्सन के कारण ये अपने सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर लेता है, और इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण इसका प्लेन चेंज हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो होगा क्या, ये सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन होगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहां पे ये है, ये मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये प्लेन जो है बेंजीन का है, तो यहाँ पे ये मेरा हाथ जो है, ये कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन लगा, दूसरा ऑक्सीजन ये लगा COO- ग्रुप का, ठीक। अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, तो इनमें रिपल्सन होगा आपस में, रिपल्सन के कारण ये अपना ऐसे रोटेशन कर देता है सिग्मा बॉन्ड का, और ये ऐसे आ जाता है, अब रिपल्सन कम हो जाता है। तो ये क्या हुआ, देखो ये ऐसे था, ये ऐसे चेंज कर गया। अब देखो क्या ये इस प्लेन में है, अब इसका प्लेन तो ये है, ठीक, और बेंजीन का प्लेन ये है, तो बेंजीन के प्लेन से बाहर हो गया। अब बेंजीन में और इस COO- में क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहां पे बेंजीन +m का काम नहीं कर पाएगी, बिकॉज COO- इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक, और +m का काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए इस पे यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर रही है, इसलिए इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होता है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यही ऑर्थो इफेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक बार मैं अब आपको लिखवा देता हूं। आपको सिंपल एक बात याद रखनी है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है इसके पैरा एंड मेटा आइसोमर से। इस इफेक्ट को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। रीजन क्या है कि इन दोनों में आपस में रिपल्सन हो जाता है, जब इसका कंजुगेट एनायन बनता है तो इनमें रिपल्सन हो जाता है या आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, जिससे बेंजीन अपना +m का काम नहीं कर पाती और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी जैसे ही कंजुगेट एनायन की बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब ये जो मैंने समझाया है 1 by 1 पॉइंट बाई पॉइंट में लिख देता हूं, तो देखो कैसे करते हैं। देखो ऑर्थो इफेक्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हेन बल्की ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एट benzoic acid, then its orthoisomer is more acidic than its meta and para isomers, and due to and ऐसा लिख लो, and this effect is known as ऑर्थो इफेक्ट। ठीक, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है ये देख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट क्यों हुआ वो देख लेते हैं। ठीक, होता क्या है, यहां पे क्या होगा, जैसे मैं बना के दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। यहां पे ये COO- था, ठीक, यहां पे बल्कि ग्रुप आएगा, कोई भी बल्कि ग्रुप क्या हो सकता है, ये बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप क्या हो सकता है आपका, बल्कि ग्रुप नोट डाउन कर लेना, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है,
आपका Cl Br या आयोडीन हो सकता है, या कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है, और क्या हो सकता है, CHO ग्रुप हो सकता है, और COOH ग्रुप भी हो सकता है। ये आपके बल्कि ग्रुप है, ठीक, ये बल्कि ग्रुप्स हैं। तो इन बल्कि ग्रुप के कारण इन दोनों में रिपल्सन हो जाता है, या आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या कहेंगे, ड्यू टू, यहां पे ऐसा क्या हुआ, रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिख लो। अब क्या हुआ, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्सन लिख लेना, एक ही बात है। स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन बल्कि ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन बल्कि ग्रुप एंड COO माइनस ग्रुप। COO माइनस रोटेट, यहां पे ऐसा लिख लो, रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ COO माइनस टेक्स प्लेस एंड, बस ये लिख लो, है ना, पॉइंट्स में लिख लो। नाउ COO माइनस इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, हैंस, नेक्स्ट लाइन में लिखना, हैंस प्लस M ऑफ बेंजीन रिंग डू नॉट वर्क, ठीक। जैसे ही वो आउट ऑफ प्लेन होगा उसका प्लस M काम नहीं करेगा, और प्लस M काम नहीं करेगा तो इसको और थोड़ा मैं एक बार साइड में कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेंजीन का प्लस M काम नहीं करेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगी भाई, प्लस M तो क्या कर रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को कम कर रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बनी रहेगी, या ऐसे बोल दो ज्यादा होगी, हैंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, कौन से की, ऑर्थोआइसोमर की। बात समझ में आ गई। थियरी लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन समझने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक। इसको नोट डाउन करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके ऑर्थो इफेक्ट पे है, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं अपने को। पहले ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप एक सिली मिस्टेक कर सकते हो, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, चाहो तो आप एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि एक बार जब आप मिस्टेक करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे मिथाइल, दोनों ऑर्थो पे मिथाइल, यहाँ पे दोनों ऑर्थो पे इथाइल। तो आपको पता है हमेशा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। उसमें आपको ये नहीं देखना प्लस M ग्रुप लगा है, प्लस H ग्रुप लगा है, प्लस I ग्रुप लगा, कुछ भी नहीं देखना, हमेशा ऑर्थो इफेक्ट के कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप लगे, ये और एसिडिक होगा, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप लगे लेकिन इनसे बड़े लगे हैं, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ऑर्थो भी मिथाइल, मेटा मिथाइल, पैरा मिथाइल, सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे पहला पॉइंट ऑर्थो वाला होगा, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ये भी मिथाइल लगा हुआ है, तो ये आपको पता किसका काम करेगा, प्लस आई काम करेगा मेटा पे, क्योंकि मेटा पे ना तो रेजोनेंस होता है और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे आगे हाइपर कॉन्जुगेशन का काम करेगा प्लस H का, और प्लस H ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस I से, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा 2, 3rd और 4th में। और यहाँ पे कुछ लगा फर्स्ट वाला इनसे भी ज्यादा एसिडिक होगा, तो फर्स्ट वाला सबसे आगे आ गया, फिर इन दोनों में 3rd वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और फिर उसके बाद 4th वाले की, ठीक। ये समझ में आया, ये ऑर्डर आ जाएगा, ये आपको नोट डाउन करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ऐसे करना है, तो ध्यान देना, ये प्लस H वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, जब ये 1-2 क्वेश्चन में बीच बीच में इसलिए करा रहा हूं ताकि रिवीजन में तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन जब आप परसों यानी एक लेक्चर छोड़ के जब आप नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी कि ये पैरा पे मिथाइल ग्रुप जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई इफेक्ट कुछ नहीं लगा, यहाँ पे ये OCH3 लगा। देखो सबसे पहली बात, ऑर्थो पे चाहे प्लस M हो चाहे माइनस M हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे प्लस I चाहे माइनस I चाहे कुछ भी लगा है, ठीक। और यहाँ पे देखो ये क्या करेगा काम, यहाँ पे मेटा पे माइनस I का और यहाँ पे करेगा प्लस M का, यानी इसके बाद 3rd की वैल्यू ज्यादा होगी, 3rd की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर 1st की होगी क्योंकि वहां पे कुछ नहीं लगा, और प्लस M वाला डिस्टेबलाइज करेगा, 4th वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये ऑर्डर था, ठीक। ये जल्दी से नोट करो, 2 क्वेश्चन और करने हैं।
अब नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन और करने हैं। देखो अगर सबसे पहले अगर मैं 5th क्वेश्चन अगर आपको बताऊं तो 5th तो बिल्कुल ईजी है। इनमें ऑर्थो पोजीशन पे Cl Br आयोडीन लगा है, जहां पे सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप, तो वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, फिर ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4th क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट में मैं आपको एक सिली मिस्टेक बताऊंगा, तो वो देख लो क्या कर सकते हो। यहां पे अगर बात की जाए, ये लगे हुए हैं NO2 ग्रुप लगा है, आप सीधा क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑर्थो होगा, नो डाउट। +M -M देखना ही है ऑर्थो इफेक्ट के कारण। ये -I का काम करेगा, ये -M का काम करेगा, फिर किसका नंबर आएगा, 4th का आएगा, ठीक, और फिर किसका आएगा, 3rd का आएगा, और फिर 1st सबसे कम एसिडिक। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा है। अगर मान लीजिए pKa का ऑर्डर आपको यहाँ से पूछ लिया जाए, तो मैं व्हाइट पेन से लिख देता हूँ 1, फिर 3, फिर 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया 2, ये ऑर्डर आएगा। ये मिस्टेक नहीं करनी पहली बात तो, ठीक। दूसरी मिस्टेक, आप जब ये लेक्चर पढ़ने के बाद, लेक्चर जब सर समझाते हैं ना, जब टीचर समझाता है, तब बच्चा दिमाग क्या होता है कि जो टीचर समझा रहा है वही दिमाग चल रहा है, लेकिन जब नोट्स पढ़ता है तो वह खुद का भी दिमाग चलता है। और सबसे खासकर पेपर में आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, इसलिए ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। बताऊं क्या सिली मिस्टेक करोगे आप पेपर में, या घर पे लेक्चर देखने के बाद नोट्स पढ़ते टाइम आप दिमाग लगाएंगे, या यूं कहें कि पेपर में लगाएंगे, और वो दिमाग में आपको बता रहा हूं आप क्या लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये COH ग्रुप और ये NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं नंबर काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, सही नहीं लिखा, जरा वाइट पेन से लिख देता हूँ, येलो से सही नहीं आ रही। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 नंबर का एटम, और ये 7th नंबर का एटम। कभी भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 7 मेंबर रिंग हम बनाते हैं क्या, 7 मेंबर रिंग स्टेबल होती है क्या, नहीं होती। तो आपको ये दिमाग लगाना है क्या, नहीं लगाना। तो ये बात नोट कर लेना, हमें पेपर में ना तो पेपर में दिमाग लगाना है, ना घर पे दिमाग लगाना है, ये सीधी मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि दिक्कत क्या है सर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हो रहा है, तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड में भी होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मिस्टेक आप कर सकते थे पेपर में, यहीं पे मैंने बता दिया, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो सर इफेक्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हेडिंग डाल लो, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सर इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख लेना सर इफेक्ट। समझ में आया भाई। अब इसका मतलब समझा देता हूं। जैसे यहां पे स्टेरिक का मतलब है बल्की, बल्कीनेस, देखो स्टेरिक बल्कीनेस, ठीक है। और इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, यानी रुकावट आ रही है किसमें, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में रुकावट आई किसके कारण, बल्कीनेस के कारण, कहीं पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके कारण रुकावट आ रही रेजोनेंस में, इसको हम सर इफेक्ट कहते हैं। अब इंग्लिश में अच्छे डेफिनेशन लिख लेंगे, एक बार आप समझ लो। जैसे यहां पे अगर मान लीजिए अपने को बेंजीन दिया है, ये बेंजीन है, और बेंजीन पे कोई ट्रायंगुलर ग्रुप लगा है। ट्रायंगुलर ग्रुप का मतलब समझते हो, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, जैसे NO2 है, या आपका CHO है, ठीक, ये हो गया, या आपका COOH है, ये ऐसे ग्रुप, या आपका एक ये जो ग्रुप रहता है ना नाइट्रोजन, ये वाला ग्रुप जो रहता है, देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका R लगे और यहाँ पे लोन पेयर। आप बोलेंगे सर ये तो sp3 हो गया, लेकिन जब बेंजीन पे लगा हुआ ना उसका लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, और जब लोन पेयर रेजोनेंस में होता है तो उसको sp2 बोलते हैं। तो यहाँ पे ये sp2 यानी ट्रायंगुलर प्लेनर ग्रुप अगर लगे हों, और इनकी ऑर्थो पोजिशन पे ये जो है ये अगर बल्की ग्रुप हो जाए, ठीक, बल्कि ग्रुप हो, जैसे वो आपको बताइए एल्काइल ग्रुप हो, Cl हो, Br हो, आयोडीन हो, खुद OR हो, या खुद NO2 हो जाए, और भी हो सकते हैं CHO हो जाए, खुद COOH आ जाए, ये सारे खुद क्या बल्कि ग्रुप ही हैं। यहाँ पे CHO आ जाए, COOH आ जाए, ठीक, दीज आर बल्कि ग्रुप। समझ आ रही बात। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये अपना प्लेन चेंज कर लेता है, और इस प्लेन के चेंज होने के कारण
क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था ना, ये आप ये मान लो यहाँ पे ये आपकी, यहाँ पे ये हमारी बेंजीन का प्लेन है और यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है SaNO2, ठीक है। नाइट्रोजन है मेरे हाथ में, ये एक ये देखो एक बार, ये बेंजीन के प्लेन में है, ठीक। ये एक ऑक्सीजन इधर एक इधर प्लेन में है, बेंजीन भी sp2 है और ये भी sp2 सेम प्लेन में आएंगे। यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा, इनमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इनका क्या होगा, यहाँ पे प्लेन चेंज हो जाएगा और प्लेन चेंज होने के कारण रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस में रुकावट आ जाएगी, इसलिए बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे प्लेन चेंज हो गया, आउट ऑफ प्लेन और रेजोनेंस, सो रेजोनेंस नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसी को हम सर इफेक्ट कहते हैं। अब चाहो तो इसको आप इंग्लिश में लिख लो, देखो क्या लिखेंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ, व्हेन bulky group is present at ortho position of a triangular group, then due to steric hindrance, plane of triangular group is changed and now resonance is not possible between benzene ring and triangular group. This is known as सर इफेक्ट। समझ आई बात, कोई डाउट है क्या? ये डेफिनेशन हो गई। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक अच्छा सा, यहां पे देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना एक बार। यहाँ पे मान लीजिए मैंने मिथाइल लगाए, NO2 लगा रहा, मैं मिथाइल लगा रहा हूँ यहाँ पे 2, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 1, ये आपका 2 है और ये मैंने आपका 3 लिखा है। ये COH ऑर्थो इफेक्ट के जैसा ये है ना, सर इफेक्ट भी कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे ये प्लेन से बाहर जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और जैसे ही ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो ऑर्थो इफेक्ट लगते ही आपको पता क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये COO माइनस है ना, ये COO माइनस जो बनता है ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन है और यहां भी रहेंगे मिथाइल। अब ये क्या है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और जब ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आ रही बात, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ऑर्थो इफेक्ट में हमेशा ज्यादा होगी, ठीक। फिर आप बोलेंगे सर यहाँ पे -M है, भाई इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन उसको +M भी देती रहती है, इसलिए कम एसिडिक होता है। मैंने हमेशा आपको बताया है, अगर बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप आ जाए, वो हमेशा क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब अगर इसमें और इसमें बात की जाए, इनमें कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर ग्रुप है NO2, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगे, बल्कि ग्रुप लगे, ये क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन, और आउट ऑफ प्लेन जैसे ही होगा इसका -M काम नहीं करेगा, क्या करेगा, -I। तो यहाँ पे -M काम कर रहा, वहां पे -I ज्यादा एसिडिक ये होगा। समझ आ रही बात, ये कॉन्सेप्ट था, इसको लिख लो। यहाँ पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गई, अब अपने को बेसिक स्ट्रेंथ करना, लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेसिक स्ट्रेंथ, और आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस की 4th एंड लास्ट एप्लीकेशन है। तो हेडिंग डाल लो बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेस की स्ट्रेंथ। अब बेस क्या होता है, बेस आपको पता है, बेस विच डोनेट इट्स लोन पेयर टू H+, विच डोनेट इट्स लोन पेयर टू H+ इज कॉल्ड बेस। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेस उसे ही कहेंगे जो एसिड को अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। ये नहीं कि किसी को भी, मान लीजिए कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसको भी कोई बेस, कोई मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको हम बेस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, और ये हम GOC में सीखेंगे।
समझ आ रही बात। लेकिन अभी तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो अपने लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा यानी एसिड को डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब बेसिक स्ट्रेंथ, अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अब भाई बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? जिसके पास लोन पेयर डेंसिटी या यूं कहें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे? +M और +I होंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? या हम यूं भी कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M और -I। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात। ये तो हमने सीखा, ये हम इंडक्टिव फैक्ट में भी सीख चुके हैं। अब नई बात क्या है? नई बात ये है हम रेजोनेंस भी यहां पे पढ़ चुके हैं। अब देखो कभी भी किसी के लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो हमेशा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। यानी जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि हम उससे क्या, वो लोन पेयर तो डोनेट करना चाहता है लेकिन उसके पास लोन पेयर डेंसिटी घट जाती है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे एनिलिन है, एनिलिन के पास लोन पेयर है लेकिन वो बार बार वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में चक्कर काटते रहते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो उसके क्या होगा? लोन पेयर डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिस्पर्स हो गई। यानी हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब आप डायरेक्ट लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, यही अपने को पढ़नी है, यही हमारे एग्जाम में काम आती है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यही एनसीईआरटी में दी गई है। समझ आ रही बात। देखो यहां पे अगर अमाइन का लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड हो सकता है, ठीक, और लोन पेयर आपका डीलोकलाइज हो सकता है, और आपका लोन पेयर क्या हो सकता है? लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी भी हो सकता है, एरोमेटिसिटी में भी इन्वॉल्व हो सकता है। समझ आ रही बात। कभी अगर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है ना तो वो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो अपने लोन पेयर के कारण एरोमेटिक है वो कभी अपना लोन पेयर देना ही नहीं चाहेगा। यानी सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ उसकी होगी। और अगर लोन पेयर डिलोकलाइज है यानी लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है तो वो रेजोनेंस में घूमता रहेगा, रेजोनेंस में बार बार डिलोकलाइज होता रहेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी लोकलाइज लोन पेयर हमेशा ज्यादा बेसिक होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, एक है sp3 और एक केस आपका sp2 और एक केस आपका sp3 का, sp का। तो इनमें अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो यहां पे अपने पास स्पेस है, हम एक काम करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन कर लें ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो देखो यहां पे क्वेश्चन ये है, फर्स्ट अपने को दे दिया यहां पे ये, ठीक, सेकंड अपने को दे दिया एनिलिन, ये एनिलिन है, ठीक, और थर्ड इज पेरिडिन, एंड फोर्थ इज पायरोल। ये पायरोल है, ठीक, ये हो गए आपके, ठीक। ये आपका साइक्लोहेक्सेनामाइन है, ये एनिलिन है, ये पिरिडिन है, ये पायरोल है। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया हो, ठीक। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहां पे ये लोन पेयर लोकलाइज है, कोई रेजोनेंस नहीं है, ये डीलोकलाइज है, एनिलिन का लोन पेयर है, ये आपका रेजोनेंस में नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, ये लोकलाइज्ड है, ठीक। और यहां पे ये एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी में है, लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो सबसे कम बेसिक तो आपका कौन होगा? एरोमेटिसिटी वाला सबसे कम बेसिक होगा।
और फिर उसके बाद ये रेजोनेंस, ये लोकलाइज जो हैं दोनों ज़्यादा बेसिक होंगे, ये डीलोकलाइज वाला कम बेसिक होगा, और इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, ये भी लोकलाइज ये भी लोकलाइज, तो वो sp3 है और ये आपका sp2 है। ये क्या है? sp2, और यहाँ पे ये क्या है? sp3। तो sp3 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, sp2 वाला कम बेसिक होगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आगे भी हमेशा रिपीट होता रहेगा, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक डाउट आपको यहां पे ये आ सकता है, सर ने यहां पे एरोमेटिसिटी में कैसे बोल दिया? एरोमेटिसिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो एरोमेटिसिटी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज बस आप इतना याद रखो, ये पायरोल है और पायरोल में जो लोन पेयर होता है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। बस इतना काफी है, इतना ध्यान रखो, बाकी आपको कल समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक बार आप इनको ट्राई कर लो खुद से कि आपसे सही होते या नहीं होते। और ऐसे ही क्वेश्चन जो ये एनिलीन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक कहीं पे आपसे ना हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, तो पहले आप देखो, ये लोकलाइज लोन पेयर, ये यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व डीलोकलाइज्ड, ये आपका लोकलाइज, कहीं पे रेजोनेंस नहीं है, ये भी लोकलाइज्ड। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा? सेकंड वाला। अब तीनों लोकलाइज्ड है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये sp2। तो sp2 वाला कम, तो sp2 वाला कम बेसिक होगा। अब 1 और 3 में कैसे कंपैरिजन करेंगे? यहां पे क्या लगा है? ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और आपको पता है फिनाइल किसका काम करता है? माइनस आई का। तो ये माइनस आई वाला कम बेसिक होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, थर्ड आएगा यहाँ पे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ज्यादा बेसिक होगा, यानी प्लस आई वाला बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और बेसिक स्ट्रेंथ में जो आपने पीछे सीखा ना, एक काम और कर लेना, यहां पे है ना, हम जैसे वहां पे लिख रहे थे बेसिक स्ट्रेंथ, वहां पे क्या लिख रहे थे? एसिडिक स्ट्रेंथ में हम के का ऑर्डर लिख रहे थे, तो यहां पे के भी लिखते हैं और पी के भी लिखते हैं। समझ आ रही बात? तो यहां पे जैसे मान लीजिए, एक बार मैं बता देता हूं आपको, ये भी लिख लेना आप, KOH है, ये KOH है या कुछ भी है, KOH की बजाय आप यहाँ पे लिख लो, KOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। यहाँ पे आप ये लिख लो, मान लीजिए आपने ये लिख लिया POOH, तो ये क्या करेगा? B प्लस देगा और OH माइनस देगा, ठीक। तो इसका K भी लिखेंगे हम, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, B प्लस और OH माइनस, ये लिखते हैं डिवाइड बाई BOH, ठीक। समझ आ रही बात? तो एज कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीज, क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और OH माइनस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो K भी इंक्रीज होगा, और PK भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे PK भी क्या होता है? PK भी अगर आप लिखना चाहो तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ K भी होता है। PK भी क्या होता है? यहाँ पे लिख लेना वैसे कोमा लगा के, PK भी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग K भी होता है, ठीक। गोला लगाने को कुछ नहीं हो रहा। तो ये आपसे कई बार ये PKB का ऑर्डर भी पूछ लेता है, तो PKB का ऑर्डर भी बता सकते हैं। जैसे उसमें PK का ऑर्डर ना एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, वैसे ही PKB का ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। तो पीछे जो कॉन्सेप्ट आपने लिखा तो उसमें ये भी लिख लेना, ठीक, क्योंकि कई बार क्या करता है, सीधा PKB भी बोल देता है आपको, ठीक। कर लेंगे ऐसे ही, समझ आ रहा है आपको इजीली, ठीक। और यहाँ पे अगर OH की कंसेंट्रेशन बढ़ती है ना, तो आप ये भी कर सकते हो, POH की कंसेंट्रेशन घटेगी, क्योंकि POH क्या होगा? POH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH, ठीक। ये हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में सीखेंगे। और POH घटता है तो pH बढ़ता है, बिकॉज pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है रूम टेम्परेचर पे। अब POH घटेगा तो pH बढ़ेगा। समझ आ रही बात? तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को यहाँ पे ना pH या POH या PKB KB में कोई दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कतें आपकी आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद बिल्कुल सही ठीक हो जाएंगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, सब जगह एनिलीन है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यहाँ प्लस M लगा, यहाँ पे प्लस H लगा, यहाँ पे माइनस M लगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन? प्लस M वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिर क्या ऑर्डर आएगा? 2 के बाद थर्ड वाला, फिर 1 वाला, और फोर्थ वाला सबसे कम बेसिक। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और यहीं पे PKB का ऑर्डर पूछ लेता आपसे, तो PKB का ऑर्डर क्या लिख देते आप? तो सबसे कम बेसिक, ये PKB फोर्थ का सबसे ज्यादा और सेकंड का सबसे कम, PKB का ऑर्डर ये हो जाता।
तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट है क्या? तो इसलिए मैं एक आध जगह बीच बीच में लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि पीकेबी और पीके आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे भी एनिलीन है, ये माइनस एम, ये माइनस एम, ये माइनस आई, ये माइनस आई, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक। फिर इनमें माइनस एम वाले तो बिल्कुल कम बेसिक होंगे, उनसे ज्यादा बेसिक ये होंगे। तो इनमें ज्यादा कौन खींचेगा? फोर्थ वाला खींचता है, क्लोरीन ज्यादा खींचता है। क्लोरीन की नहीं, ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी तो कम बेसिक होगा, क्लोरीन वाला उससे थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा। ये ऑर्डर आ जाएगा। इन दोनों में ज्यादा कौन खींचेगा? थर्ड खींचेगा। तो थर्ड वाले की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है तो कम बेसिक होगा, और उससे ज्यादा बेसिक सेकंड वाला होगा। ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे माइनस एम का काम करेगा, ये रेजोनेंस में है, और यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, तो ज्यादा बेसिक सेकंड वाला होगा। इसको नोट कर लो और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये तीनों ही क्वेश्चन सारे शानदार हैं। आपने जो भी अभी तक आज के लेक्चर में पढ़ा है सब कुछ आपका रिमाइंड हो जाएगा। आप एक बार खुद से इन क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो और मैक्सिमम 3 मिनट देना है। या आप एक काम कर सकते हो, मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, यहां पे अगर देखा जाए लोन पेयर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में लोकलाइज है, यहां पे डीलोकलाइज है, यहां पे रेजोनेंस में इसके साथ, यहां पे भी डीलोकलाइज है, और यहां पे भी डीलोकलाइज है। तो अब रेजोनेंस देखो, यहां पे सब जगह रेजोनेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहां पे होगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बना करके देख लेना, 1 2 3 तक रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बनेंगे। ठीक, और इसके बाद वो क्या है? लोकलाइज है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर इनमें जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस वो सबसे कम बेसिक, जिसमें सबसे कम रेजोनेंस वो सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। पीकेबी का पूछ ले तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन फिर भी इजी था। 7th और 8th क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, देखो सब जगह डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। यहां पे प्लस एम लगा हुआ है, सॉरी प्लस एम नहीं है, माइनस एम है, माइनस एम लगा NO2। और इस केस में आपने देखा NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे 2 बल की ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। और ये अब आपका माइनस एम का काम नहीं करेगा तो किसका काम करेगा? माइनस आई का करेगा, और यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा। तो अब देखो वहां पे माइनस एम, यहां पे माइनस आई, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। ये मैंने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल दो या केबी का ऑर्डर लिखा है। और पीकेबी का ऑर्डर पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन इतने टफ क्वेश्चन में पीकेबी इतना भी टफ क्वेश्चन आपके नहीं पूछता है, आसानी पूछेगा कि इतना टफ क्वेश्चन भी दे दिया और फिर पीकेबी का भी ऑर्डर पूछ रहा है, सर इफेक्ट भी लगा दिया और फिर उसमें भी पीकेबी पूछ रहा है। इतना टफ आपसे नहीं करेगा। फिर भी अगर मान लो पूछ ले तो हमें तो आता है भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है? 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 3 का, ये पीकेबी का ऑर्डर आ जाएगा आपका। हमें क्या प्रॉब्लम है? ध्यान रहना चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए अपनी हर टाइम। समझ आ रही बात? नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है? रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में यहां भी है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक, लेकिन एक मिस्टेक आप यहां पे कर रहे हो। क्या मिस्टेक कर रहे हो? देखो यहां पे डीलोकलाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या है? ये आपका ट्रायंगुलर ग्रुप है, मैंने बताया था। इसका रेजोनेंस अगर माना जाए तो ये ट्रायंगुलर ग्रुप माना जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रायंगुलर ग्रुप बनता है तो क्या होता है? ये यहां पे आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? बल की ग्रुप है। पीछे मैंने लिखवाया था आपको, अगर ये वाला ग्रुप आ जाए इसमें आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। आपको याद है? आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, पीछे लिखवा था ना सर इफेक्ट में। तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो आप इसको बोलेंगे दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये लोकलाइज है, ये दोनों डीलोकलाइज है, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए। और फर्स्ट और थर्ड में वहां पे लोकलाइज, और यहाँ पे ये क्या है? वहां पे डीलोकलाइज, यहाँ पे भी डीलोकलाइज, लेकिन यहाँ पे प्लस एच से भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो थर्ड वाला ज्यादा बेसिक और फर्स्ट वाला कम बेसिक। तो इस तरह से अच्छे क्वेश्चन थे। ओनली 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों ही शानदार क्वेश्चन है, वो हम करेंगे, वो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। पहले आप ये लिख लो। अब ये देखो 9th क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समझो इसको बड़े ध्यान से, क्योंकि पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या होता है इसमें?
देखो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, और जब हम बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो लोन पेयर डोनर की बात करेंगे। तो इसमें लोन पेयर डोनर देखो यहां पे ये भी है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और यहां पे इसके पास भी, इसके पास भी, लेकिन इसमें ओनली इसके पास है। तो अगर बात की जाए सब में, ये NH जो sp2 नाइट्रोजन है वो सब में कॉमन है, ये वाला नाइट्रोजन, तो हम इसका ही कंपैरिजन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब इसका कंपैरिजन करेंगे यहां पे ये प्लस m का काम करेगा क्योंकि रेजोनेंस में है, ये प्लस m का काम करेगा, यहां पे ये अल्काइल ग्रुप प्लस I का काम करेगा, ये प्लस m का काम करेगा, और यहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप प्लस I का काम करेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पे है? 1 में। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा 1 2 3, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया अच्छे से? लेकिन इसके अलावा इसमें एक और शानदार कॉन्सेप्ट लगता है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ये तो बिल्कुल देसी सा फंडा हुआ जो अभी तक आपने पढ़ा था उससे सीख लिया, लेकिन एक शानदार कॉन्सेप्ट यहां पे देखो। यहां पे होता क्या एक्चुअली में, बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करते हैं भाई? बेस पे हम क्या करवाते हैं? बेस पे आप सबको पता है हम किसका अटैक करवाते हैं? H+ का। मान लीजिए इस केस में हम अगर H+ का अटैक करवा के देखें तो यहां पे H+ का अटैक अगर करवाएंगे तो अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे H+ पे ये यहाँ से इस लोन पेयर का अटैक होगा H+ पे, ठीक? H+ के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे ये बनेगा, और H+ का अटैक कराने की बजाय ऐसा बोलो H+ से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक? ये बन गया। अब देखो वहाँ पे 1H2 है, ये डबल बॉन्ड इन लोन पेयर के साथ सबके साथ रेजोनेंस में है। मान लीजिए अगर मैं ये करना चाहूँ तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक? और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे ये NH2 और ये C, ये NH2, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे ये क्या बनेगा? NH2+, ठीक? अब ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में है। ये अगर यहाँ पे ऐसे आएगा तो ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगा? ये ऐसे टूट जाएगा, और जैसे ही ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो यहाँ पे बनने वाला, यहाँ बनाओ, क्या बनेगा? NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस, और ये आएगा CNH2 और ये NH2। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही मेरी बात? तो अब यहां पे क्या होगा? ये आपने जो देखे तीनों, ये तीनों, ये H+ का अटैक होने के बाद ये तीन क्या बन रहे हैं? तीनों ही इक्वल स्ट्रक्चर है कि नहीं है? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है? और जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कब बढ़ रही है स्टेबिलिटी? H+ का अटैक होने के बाद। यानी ये H+ के अटैक को बहुत ज्यादा फेवर करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आई? और बहुत ज्यादा फेवर करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? आफ्टर अटैक ऑफ, आफ्टर रिएक्शन लिख लो, आफ्टर रिएक्शन विद H+, रिएक्शन विद एसिड और H+ बोल दो, ठीक? क्या बोलोगे? देयर इज 3 equivalent resonating structure are formed, hence stability increase or tendency to react with H+ और एसिड क्या होगी? इंक्रीज हो रही है। हम क्या बोल देंगे? hence बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? ये था आपका वो कॉन्सेप्ट, और आप यहां पे लिख सकते हो ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो इसके टाइप से कितने बनाएगा? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा सेकंड वाला, ठीक? और ये 2 बना रहा है, उसमें एक ही बनेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आप यहां पे लिखोगे तो 1 की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर 2 की, और फिर 3 की सबसे कम, ठीक? और अगर यहां पे पीकेबी का ऑर्डर लिखा जाए तो पीकेबी का ऑर्डर उल्टा आएगा, 3 सबसे ज्यादा पीकेबी, 2 का, 1 का पीकेबी सबसे कम, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 9th बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और ये जो बन रहा है ना आपका, इसको हम गोनाडिन बोलते हैं। ये मोस्ट बेसिक होता है, ये अमाइंस में मोस्ट बेसिक सब्सटेंस है। क्या नेम इसका? गोनाडिन। लिख लेना, GUANA, गोनाडाइन, ठीक? ये ध्यान रखना, ये मोस्ट बेसिक सब्सटेंस होता है। आपको डायरेक्ट एग्जामिनर ये 3 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो गोनाडाइन का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद करना आपको। समझ आ रही बात? कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट से भी समझाया और इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया। जल्दी नोट डाउन करो, लास्ट आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट लिखो आज का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआईपी इफेक्ट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अब आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं ये मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको नोट डाउन करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में आपकी मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो एसआईपी इफेक्ट। तो एसआईपी इफेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी ब्रैकेट में लिख लेना एसआईपी इफेक्ट। ठीक, फॉर एनिलिन ओनली। एनिलिन में हम ये पढ़ते हैं, ये नहीं कि कोई भी बेस देखा आपने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई एलिफेटिक अमाइन देखा वहां पे भी एसआईपी इफेक्ट लगाए जा रहे हैं। हमारा यह कहां पे लगेगा? ओनली एंड ओनली एनिलिन के केस में लगेगा। जैसे हमने बेंजोइक एसिड के केस में देखा था कि ऑर्थो इफेक्ट जो है ओनली बेंजोइक एसिड के केस में लगता है, फिनोल वगैरह में नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेंजोइक एसिड में ही COH बल्कि ग्रुप था, OH बल्कि ग्रुप नहीं होता है। समझ आ रही बात? वैसे ही एनिलिन के केस में एसआईपी इफेक्ट लगेगा और कहीं आपको नहीं लगाना है। अब ये क्यों लगता है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये, जैसे हमारे पास ये एनिलिन है, ठीक, और एनिलिन की रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ करवाते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि H+ के साथ करवाते हैं। ठीक, तो एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे देखो ये H+ के साथ, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करता है एसिड को, यानी एनिलीन H+ पे अटैक करता है, फिर क्या बनता है? यहाँ पे एनिलीनियम आयन आपका बनता है, ये कैटायन आपका यहाँ पे बनेगा। और अब एक बात बताओ, ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड होगी, रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड होगी यानी एनिलीन उतने ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे रहा है, यानी उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की बढ़ती जाएगी। समझ आ रही बात? तो ये रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जाएगी उतना ही एनिलीन आपका बेसिक होता जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, अब इसमें इनहिबिशन कैसे होता है, प्रोटोनेशन में इनहिबिशन कैसे होगा। यहां पे देखना, इनहिबिशन का मतलब समझते हो? रुकावट, और स्टेरिक मतलब बल्कीनेस के कारण, और प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन तो हो रहा है भाई। हम बेस पे क्या कराते हैं? बेस की रिएक्शन H+ के साथ कराते हैं। जब H+ जाके जुड़ जाता है, H+ क्या? प्रोटॉन, और जब H+ बेस के साथ जुड़ जाता है उसी को तो प्रोटोनेशन कहते हैं। और जब स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यानी बल्कीनेस के कारण प्रोटोनेशन में रुकावट आ जाए, उसको एसआईपी इफेक्ट कहते हैं। कैसे आती है उसको समझ लेते हैं। अब देखो एक बार इधर, ये एनिलिन है, यहां पे एनिलिन के ऑर्थो पोजीशन पे मान लीजिए कोई बल्की ग्रुप आ गया, ऐसे G, ठीक है, बल्की ग्रुप आ गया। अब इसकी रिएक्शन जब हम H+ के साथ करवाते हैं या एनिलिन का H+ पे अटैक करवाते हैं, इनका कोलिजन करवाते हैं ये ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप। समझ आ रही बात? इस बल्की ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एनिलिन का और H+ का इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या है? एनिलिन की बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? एसआईपी इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिख लो, ये क्या है यहां भी लिख लेना, ये आपका बल्की ग्रुप है, लिख लेना। क्या लिखेंगे? इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन एनिलिन एंड H+ is not possible due to presence of क्या बोलेंगे? बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ एनिलिन। यह भी लिखना जरूरी है, ड्यू टू बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ एनिलिन, है ना? ये समझ में आया? इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन एनिलिन एंड H+ इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ एनिलिन। Hence, basic strength of aniline decrease and effect observed is known as SIP effect। भाई क्या जानते हैं इसको? SIP इफेक्ट, यानी स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या आई? रुकावट आई। किसके कारण आई? बल्कीनेस के कारण आई। बल्की ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है? ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है। किसके ऑर्थो पोजीशन पे?
एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे। यानी बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, कभी भी अगर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे आपको बल्की ग्रुप दिख जाए ना, तो आंख बंद करके बोल देना कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अदर से कम होगी। बात समझ में आ रही? जैसे क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है आपका, यहां पे मैंने क्या लिखा, ये सिंपल एनिलीन बनाया मैंने, ठीक। ये 1 और 2 में मैंने क्या किया, यहां पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और थर्ड में मैंने क्या किया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक, समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या इसमें? ये हो गया। अब आपने क्या देखा, यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर सकते हैं वो नोट डाउन करना आपको। आपने देखा यार ये एनिलीन है तीनों में कॉमन, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, प्लस H होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पे 2 लगे हैं। तो आप ऑर्डर क्या लिख देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लिख देंगे, 3 फिर 2 फिर 1, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ये अलाउड नहीं है मिस्टेक करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां पे आप बोलोगे इसमें SIP इफेक्ट लग रहा है और इसमें दो साइड से SIP इफेक्ट लग रहा है, तो क्या होगा, वो सबसे कम बेसिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा 3, 2 और 1 की सबसे ज्यादा। कोई डाउट है क्या? ये ऑर्डर आपका आता है। समझ आ रही बात? ये लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूं यहां पे। मान लीजिए पहला केस आपको ये दे रखा है, सिंपल एनिलीन दे दिया। सेकंड केस में आपको क्या दे दिया, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और थर्ड पोजीशन पे आप, थर्ड केस में आपको मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ऐसे सही से लिख देता हूं, सही से नहीं बना, ये, और फोर्थ पोजीशन पे पैरामिथाइल एनिलीन बना दिया। ठीक है, ये देखो। कोई डाउट है? अब देखो, जैसे ही अब बच्चे फिर क्या करते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पे SIP इफेक्ट है, और SIP इफेक्ट आते ही सबसे कम बेसिक उसको कर देना है, बस आंख बंद करके। ठीक, और यहां पे अब देखा जाए प्लस I का काम करता है, यहां पे प्लस H का काम करता है। प्लस H हम हाइपर कॉन्जुगेशन में सीखेंगे, रेजोनेंस की तरह प्लस H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, और सबसे कम इफेक्टिव कौन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, और फर्स्ट वाला इससे कम बेसिक, और सेकंड वाला सबसे कम बेसिक ड्यू टू SIP इफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब यहां पे चाहे आपको NO2 ग्रुप दे दे, ये दे दिया मान लो आपको, यहां पे ऐसे दे दे, यहां पे NH2 लगाया, फिर ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन दे दिया, ये ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन दे दिया आपको, और तीसरे केस में आपको मेटानाइट्रो एनिलीन दे दिया, और फोर्थ केस में आपको पैरानाइट्रो एनिलीन दे दिया मान लीजिए। तो अब बताओ, यहां पे आप ऐसे देखते ही सीधा बता दोगे, यहां पे ये SIP इफेक्ट लग रहा है, सबसे कम बेसिक होगा, फिर इससे ज्यादा बेसिक यहां पे -I का काम करेगा, यहां पे -M 0, इससे ज्यादा बेसिक -I वाला, उससे ज्यादा बेसिक उससे ज्यादा बेसिक -M वाला, और उससे ज्यादा बेसिक -I वाला, और सबसे कम बेसिक जिसके कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। ये ऑर्डर आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक, तो ये क्वेश्चन मेरे को आपको कराने थे। ये था आपका आज का GOC का लेक्चर, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का लेक्चर। बहुत लंबा लेक्चर था, एक एक क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, वो सारे मैंने करवा दिए। अब इससे बाहर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। लेक्चर लंबा इसलिए हुआ क्योंकि एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज मैंने आपको सिखाई है, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, कोई चीज ना भूलें। मैंने आपको बताया है कि आपको जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं कि ये मिस्टेक नहीं करनी, उसका ध्यान रखना है, उसको नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा करते चले तो एग्जाम में कुछ मिस्टेक, आपके एग्जाम से पहले कुछ मिस्टेक्स ऐसे लिख रखी होंगी आपने
जो आप एग्जाम में करने वाले थे, और वो मिस्टेक अगर आपने अवॉइड कर दी, वो मिस्टेक अगर आप रिवाइज करके चले गए, तो आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। ना कि इजीली क्वालिफाई करेंगे, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छे से काम कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो हमेशा आप एक काम और किया करो, जब भी मैं आपको ये बोलता हूं कि ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अगर आपको टाइम मिले तो आप अलग कॉपी में भी नोट कर सकते हो, और अगर अभी नोट नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हो, रिवीजन करते टाइम नोट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आज मैंने 4-5 बातें आपको बताई होगी कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है, तो वो बातें जो सिली मिस्टेक मैंने बताई है, वो आप चाहें तो अलग कॉपी में नोट कर सकते हैं, या वो वाले क्वेश्चन अलग कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब उनको रिवाइज करोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ा तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी काम है। एग्जाम ओनली कॉन्फिडेंस और पेशेंस का गेम है। कॉन्फिडेंस मैं आपका बढ़ाऊंगा, और पेशेंस आपको खुद को रखना है। बस शांति से जब भी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आराम से करो, ये मान के कि आपके पास टाइम है, इजीली, बिल्कुल कूल माइंड से। समझ आ रही बात? अब देखो, आज हमने ऑर्थो इफेक्ट मेन पढ़ा, सर इफेक्ट पढ़ा, एसआईपी इफेक्ट पढ़ा, ये तीन ही थे मेन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो पहले भी आप देख चुके हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ में सीधा सा जिसका एनायन, रिवीजन करवा रहा हूं, जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी -m -i। तो जिसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे -m या -i, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, और जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे +m +i या +h, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि उसके एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था। ऑर्थो इफेक्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर बेंजोइक एसिड के केस में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, जैसे मिथाइल, इथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, या CHO आ गया, COOH आ गया, NO2 आ गया, ये बल्कि ग्रुप्स हैं। अगर ये आ जाते हैं तो उसमें क्या है, COH आपका बेंजीन के प्लेन से अपना सिग्मा बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर लेता है और बेंजीन के प्लेन से बाहर हो जाता है, जिसमें बेंजीन में और COH में रेजोनेंस नहीं होता, और बेंजीन का +m वहां पे काम नहीं करेगा, और COH में जो CO- के दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो खुद को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देंगे। इसलिए हमेशा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। समझ आ रही बात? तो ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ही आप बल्कि ग्रुप देखें, चाहे कोई भी बल्कि ग्रुप है, तो हमेशा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये ऑर्थो इफेक्ट था। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमने उसमें एक पॉइंट भी नोट किया था कि उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप वहां पे NO2 ग्रुप लगा के हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत करा देना। तो ये भी मैंने आपको बताया था। समझ आ रही बात? कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दो, 7 मेंबर की रिंग में नहीं बनती, ठीक? ये मिस्टेक मत कर देना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से याद आ, मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते टाइम हम ओनली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करते हैं, कभी भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक नहीं करना है। तो इंट्रामोलिकुलर के कारण क्या हुआ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा आइसोमर से कम एसिडिक हो जाता है। फिर वहां पे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट और वो भी रिमाइंड कराए थे, वो आप देख लेंगे कि जहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल में ज्यादा होती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर होती है और ऑर्थो में इंट्रा होती है। तो जहां पे पैरा होगी तो उसमें मॉलिक्यूल में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उनको बॉयल करके दूर करना मुश्किल होगा, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी वो कम वॉलेटाइल होगा। ये भी मैंने आपको सिखाया था, वहां पे भी बताया था कि मिस्टेक नहीं करनी है, और ये भी बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक? फिर इसके बाद ऑर्थो इफेक्ट हमने देख लिया। फिर हमने सर इफेक्ट पढ़ा था। सर इफेक्ट में हमने एक ही चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी ट्रायंगुलर ग्रुप है, जैसे NO2 है, CHO है, COOH है, और नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन में जिसके दो एल्काइल ग्रुप लगे हों, एक बेंजीन से बॉन्ड बना हो और एक उसमें लोन पेयर हो, तो इनको ट्रायंगुलर ग्रुप कहते हैं। तो उनमें वो बेंजीन से अगर जुड़े हैं, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ जाए, तो क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर ग्रुप आपका वो सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर लेता है और वो बेंजीन के प्लेन से बाहर हो जाता है, फिर वहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। ये आपका स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस था, सर इफेक्ट था। फिर उसके बाद हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा है। बेसिक स्ट्रेंथ में हमने यही पढ़ा था कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, +m और +i होते हैं, या +h बोल दो, ठीक? और अगर बात की जाए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, यानी -m -i ग्रुप लगे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। और जब हम अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी ऐसे लोन पेयर से जो रेजोनेंस में नहीं है, यानी लोकलाइज लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डी लोकलाइज लोन पेयर से, और सबसे कम होगी ऐसे लोन पेयर की जो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे,
ये समझ में आ गया था आपको। फिर अगर मान लीजिए सारे ही लोकलाइज है या सारे ही डिलोकलाइज है, फिर हम कैसे चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ? हम देखते हैं कि नाइट्रोजन अगर sp3 है तो सबसे ज्यादा बेसिक, sp2 उससे कम बेसिक और sp सबसे कम बेसिक, ये हमने देखा था। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, एनिलीन के भी क्वेश्चन किए थे, +m - m लगा के सारे क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद हमने गोनाडाइन वाला क्वेश्चन देखा था, गोनाडाइन मोस्ट बेसिक सब्सटेंस होता है। फिर सबसे लास्ट में हमने स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन किया, जिसमें हमने सीखा कि अगर एनिलीन के केस में ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, जैसे कोई अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप तो आपको पता ही है, अल्काइल ग्रुप आ जाए, Cl आ जाए, Br आ जाए, I आ जाए, OR आ जाए, ये सारे बल्कि ग्रुप आपके है ना, NO2 है, CHO है, ठीक, ये सब क्या है, COOH है, सारे बल्कि ग्रुप है। अगर ये आ जाते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, एनिलीन में ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि एनिलीन जब H+ पे अटैक करने जाता है तो ये बल्कि ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसको सही से अटैक नहीं करने देता, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। फिर यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए थे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है क्या? अब मेरे ख्याल में आपको पूरा रिवीजन करा दिया मैंने, आपको लास्ट की 8-10 मिनट में पूरा रिवाइज करवा दिया एक एक चीज। ऐसे ही नोट्स पढ़ने के बाद आपको रिवाइज करना होता है। अगर आप ऐसे रिवीजन करना सीखेंगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी एक एक चीज माइंड में रिपीट हो जानी चाहिए। समझ आ रही है? ऐसे रिवाइज किया करो, अच्छे से नोट्स को पढ़ा करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, और जितना मैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जो मिस्टेक्स में लिखवाता हूँ, उनको जरूर रिवाइज किया करो। अगर ऐसा करोगे तो ईजिली आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ईजिली एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करके इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक यू।